हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हमारे साथ है शार्दुल। शार्दुल का इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनके सीकैट की क्या जर्नी थी, सीकैट का प्रिपरेशन कैसे किया था और बिना प्रीकैट के किया था, तो उसके बारे में भी जानते हैं कि क्या क्या सोर्सेस यूज किए थे, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी और उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सेक्शन ए सेक्शन बी में, उनकी रैंक क्या आई है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, कहीं भी मिस मत करना कि स्ट्रैटेजी मिस ना हो जाए शार्दुल जो बता रहे हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल मिलता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप में से बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले शार्दुल, वेलकम मेरे चैनल पे। ओके, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, आप कब पास आउट हो, क्या रैंक थी आपकी सीकैट की, इसके बारे में पहले बता दो सबको। Sure, sure. Yeah. So, my name is Shardul Limay. I am from Alibag, Maharashtra. I have completed my BE in Electronics and Telecommunication from Mumbai University. हम्म। I am 2021 pass out, and I have 1 year of experience in Accenture as an associate software engineer. हम्म। And my CCAT rank is A plus B rank is 188, and A plus B plus C rank is 6. ओके ओके ओके। तो शार्दुल, तुम्हारा एग्जाम कब था और तुमने कितने टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और क्या सोच थी कि भाई सीडैक करना है, क्योंकि तुम पहले से जॉब करते थे राइट? तो फिर जॉब छोड़ के सीडैक का क्या मतलब, क्या माइंडसेट था, क्यों ऐसा चूज किया? तो मेरा जॉब एक्चुअल वो डेवलपमेंट का नहीं था, हम्म। तो सपोर्ट काइंड ऑफ रोल था। हम्म। तो ज़्यादा कुछ मतलब एक्सपीरियंस ऐड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ऑप्शंस ढूंढ रहा था और मुझे एम्बेडेड में भी स्विच करना था, प्योर आईटी से एम्बेडेड में जाना था। हम्म। इसलिए मैं सोच रहा था। तो मैंने फिर सीडैक के बारे में पढ़ा। एक दो रिलेटिव्स के वजह से भी मुझे ये सब पता चला। हम्म। प्रिपरेशंस मैं कहूँगा 2.5 मंथ्स इज इनफ। 2.5 टू मैक्स 3 मंथ्स लगेंगे। तो हम्म। वो बहुत हो जाएगा सीकैट के लिए तो। ओके ओके ओके। तो मतलब तुमने टोटली मतलब टू एंड हाफ मंथ्स अपने प्रिपरेशन किया था सीकैट का राइट, टोटली अगर यस यस। देखा जाए। तो कुछ बैकग्राउंड था कि जैसे सेक्शन ए का एप्टी वगैरह पहले ही पढ़ लिया था, या फिर कुछ सी लैंग्वेज वगैरह आता था पहले से, या फिर कुछ नहीं, सब स्क्रैच से हाँ हाँ। सीख लिया? नहीं नहीं, सेक्शन ए का मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर था। ऑफ कैंपस के लिए भी मैंने बहुत प्रिपेयर किया था 1 साल पहले, तो मेरे नोट्स बना के रखे थे, इसका वो बेनिफिट मिला मुझे। हम्म। और सी लैंग्वेज का भी मेरा बेसिक्स थे तो क्लियर थे। हम्म। मुझे लग रहा था सी इजी है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद पता चला कि प्रिपरेशन की जरूरत है, लेकिन बेसिक क्लियर थे ओके कंसेप्ट। ओके ओके ओके। तो मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो मतलब तुम्हारा थोड़ा सा प्रिपरेशन तो था, उसके बाद तुमने फिर यस। अच्छा से प्रिपेयर किया राइट? या। ओके ओके। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते गाइज और बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में, उनका क्या सेक्शन ए का क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या सोर्सेस वगैरह यूज किए थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ओवरऑल बता दो कि यार सीकैट का एग्जाम कितना टफ होता है, अगर कोई नया बंदा है जिनको पहली बार पता चला है सीडैक का प्रिपरेशन करना है सीकैट के लिए। तो गाइज सीकैट मतलब सीडैक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप सीडैक में एडमिशन ले सकते हो कोर्सेज के लिए। तो पहले ये बता दो कि ओवरऑल तुमको क्या लगा, एग्जाम की लेवल किस लेवल की होती है, कितना लेवल तक किसी को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं पहले सिलेबस देख के, बोलते हैं अरे इतने सारे मॉड्यूल्स है। तो उसके बारे में पहले बता दो। ओके, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कहूँगा तो इन मॉडरेट कहूँगा मैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। वो बैच बाय बैच मुझे लगता है वो डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हाँ। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे तो वो काइंड ऑफ इजी है कंपेयर टू दिस पेपर। तो हम्म। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो 2-3 साल पहले के अवेलेबल थे मेमोरी बेस, जो उस पे से जाके इजी समझ के कर लो, नहीं, वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। हम्म। मॉडरेट है। हम्म। तो मॉडरेट लेवल तक अगर कर लेंगे तो हो जाएगा, इतना भी ऐसा गेट यस। लेवल प्रिपरेशन या फिर जो हाँ, नहीं नहीं बैंकिंग लेवल होता है नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं राइट? नहीं गेट और बैंकिंग तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम्म। मॉडरेट लेवल ही है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। तो गाइस अभी बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन ए से चलते हैं, सेक्शन ए फिर सेक्शन बी पे मूव ऑन करते हैं कि क्या क्या था स्ट्रैटेजी। तो सेक्शन ए में सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मतलब तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और तुम्हारा पर्टिकुलरली सेक्शन ए का रैंक क्या था, कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए थे? सेक्शन ए का मेरा रैंक था 400 के अराउंड है, रैंक 440 या समथिंग। ओके और मैंने अटेम्प्ट किए थे 45 क्वेश्चंस, उसमें से 6 to 7 वो मैं ज़्यादा श्योर नहीं था, मतलब 80-90% श्योर था, बाकी के तो मेरे थे श्योर। ओके ओके। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा सेक्शन ए सेक्शन बी का,
तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेक्शन ही अच्छे से कर लो, 45 तक अटेम्प्ट कर लो, सेक्शन बी में थोड़े से कम कर लोगे तो रैंक अच्छी आएगी। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, कर सकते हैं। जो भी नॉन आईटी स्टूडेंट्स है, नॉन आईटी से कहेंगे कि जिसका भी सी और डीएस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए तो सेक्शन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। और सेक्शन ए नहीं हुआ तो फिर मतलब रैंक बहुत नीचे आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अभी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ओवरऑल सेक्शन ए का पेपर कैसा लगा। मतलब सेक्शन ए और बी का तो तुमने बता दिया कि मॉडरेट है। तो पर्टिकुलरली अगर सेक्शन ए का हम अलग से देखेंगे कि उसकी क्या डिफिकल्टी लेवल थी एग्जाम की। सेक्शन ए का भी मॉडरेट ही कहूँगा। इंग्लिश तो सिंपल था, उसका कुछ नहीं है। हम्म। लॉजिकल और ये भी मॉडरेट था। ओके ओके। और मैंने, एप्टीट्यूड अच्छा, मैंने ज्यादातर देखा है कि सेक्शन बी में टाइमिंग का ज्यादा इशू आता है। तो तुम्हें कुछ डिफिकल्टी लेवल फेस हुई थी, मतलब टाइम मैनेजमेंट का, 1 आवर में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ी। मेरा टाइम से पहले ही हो चुका था 45 क्वेश्चन के लिए। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का पर्टिकुलरली क्या प्रिपरेशन था, क्या सोर्सेस यूज किए थे, या फिर कुछ किया था नहीं किया था, तो कैसे प्रिपरेशन था? सो टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश के लिए तो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। बस हम्म। लास्ट के 2 वीक थे, उसमें बस एक दो दिन वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इंडिया बिक्स और ऑल इंडिया एग्जाम से। उतना हम्म। काफी होता है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब प्रिपरेशन करने बैठे भी तो क्या करेंगे ना ऐसा। अगर राइट। पहले से आ रहा है तो ही आप कंफर्टेबल होंगे, वरना तो फिर नहीं होगा। एग्जैक्टली, वही वही चीज़ है। वैसे तो इंग्लिश में मतलब मुझे जहाँ तक याद है 8 क्वेश्चन, 4 एंटोनिम्स 4 सिनोनिम्स आए थे। हाँ, एक पैसेज आया था। और बाकी कंप्लीट द सेंटेंस वाले 2 या 3 क्वेश्चन थे। राइट। तो उसके अराउंड ही आए थे, राइट? 16 to 17 क्वेश्चन आते गए इंग्लिश के अराउंड। तो उतना मतलब करने की जरूरत नहीं, अगर इंडिया बिक्स कर लेंगे तो हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी सुना है स्टूडेंट से यही कि यार इंडिया बिक्स जो करते हैं उनसे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहीं से। तुमने कुछ देखा था बाद में आके कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा कुछ? नहीं, वैसे तो कुछ देखा नहीं, क्योंकि मतलब वो बहुत ही इजी था, तो कुछ उसके बारे में सोचा भी नहीं पेपर के बाद तो। अच्छा अच्छा। ऐसे। ओके ओके। तो ठीक है, फिर इंग्लिश इंग्लिश तो हम छोड़ देते हैं। अभी आगे बात करते हैं एप्टी के बारे में। तो एप्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अराउंड अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी, कहाँ से प्रिपेयर किया था, कोई यूट्यूब चैनल, कोई वेबसाइट? तो उसके बारे में तो बता। एप्टीट्यूड, हाँ, एप्टीट्यूड के लिए मैंने वो आर एस अग्रवाल का बुक है, वहीं हम्म से प्रिपेयर किया था। वो मोर देन इनफ है, बहुत हो गया। हम्म फिर दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। हम्म उसमें क्या है ना, फर्स्ट पेज पे उन्होंने शॉर्टकट भी दिए हर एक सेक्शन के लिए, नंबर सिस्टम के लिए क्या, वो डिविजिबिलिटी वगैरह टाइप्स। हम्म तो हम्म वो कर लो। और अगर वो उसमें क्या है, 2-3 सेक्शन के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है उन्होंने। तो वो हम्म आप चाहे तो इंडिविजुअल यूट्यूब पे या गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके आप खुद शॉर्टकट बनाओ और एक पेज पे लिख के लो कि हम्म कौन सा है। क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कहता है, मतलब इजी तो होते हैं, कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन टाइम का इश्यू है उधर। अगर आप हाँ। 4-5 मिनट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हम्म आपको शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए। तो शॉर्टकट आप खुद नोट डाउन कीजिए हर एक टॉपिक के ऊपर से। तो फिर आर एस अग्रवाल इज मोर देन इनफ। ओके ओके। और कहाँ से एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कहाँ से किया था, कोई वेबसाइट वगैरह? हाँ, वही इंडिया बिक्स और ऑल इंडिया एग्जाम एंड एग्जाम वेदा, वो जो 3-4 कॉमन वेबसाइट है अभी, उसमें हम्म। से ही किए थे। ओके ओके ओके। तो हाँ, ओके, वहीं से सॉल्व किया था। और एप्टी के लिए जैसे तुमने बताया शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तुमने कहाँ से देखे थे? लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट, यूट्यूब चैनल है जहाँ से तुमने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखे? मेजोरिटी ऑफ तो वो बुक में है। और 2-3 टॉपिक के नहीं है, वो मेरे ऑफ कैंपस के टाइम जो प्रिपेयर किया था, वो मेरे ही नोट से मैंने अभी ये किया। अभी मुझे याद नहीं वो कहाँ से किया था। हाँ हाँ। लेकिन वो जनरली मिल जाएंगे, इतना भी कुछ ये नहीं है, ओके ओके। डायरेक्टली मिल जाएंगे। चलेगा चलेगा। तो अभी लॉजिकल का कुछ कहाँ से प्रिपेयर किया था, कुछ उसके बारे में, लॉजिकल रीजनिंग का? लॉजिकल का कुछ 8-10 टॉपिक्स है, तो वो भी आप सेम इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो, जो हम्म भी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो मिल जाए। तो हम्म शॉर्ट में से आप लिख के रखो कि शॉर्टकट क्या है, डायरेक्शन सेंस का मतलब, या फिर वो वेन डायग्राम का कुछ आता है तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, या फिर वो टेबल का आता है क्वेश्चन, इस टाइम आया था। तो ओके हाँ, ओके बस वही इंडिविजुअली सर्च करके जो भी आपको इजी लगे वो लिख के रखो, नोट करके रखो। ओके ओके। तो सेक्शन ए की तो हमने बात कर लिया है। जैसे तुमने बताया कि सेक्शन ए स्कोरिंग पार्ट भी अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो उसके अराउंड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 40 तो हो ही जाते हैं ऐसे मुझे लगता है, जिस जिस लेवल का पेपर होता है, राइट?
हाँ। ओके, तो अभी सबसे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन बी के प्रिपरेशन के बारे में, कि सेक्शन बी ओवरऑल कैसा लगा, कितना डिफिकल्ट लगा तुमको, या इजी था या मॉडरेट ही था? सेक्शन बी भी मॉडरेट ही था, मैं कहूँगा ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था। हम्म। तो मॉडरेट लेवल तक ही क्वेश्चंस आए थे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे? ज़्यादा टफ नहीं थे। ओके ओके। और तुमने कोई मॉड्यूल छोड़ा था या फिर सब प्रिपरेशन कर लिया था ऑलरेडी? नहीं नहीं, मॉड्यूल नहीं मैंने छोड़ा, सब प्रिपरेशन किया था सारे मॉड्यूल्स को। ओके ओके ओके। और कितने क्वेश्चन तुमने सेक्शन बी में सॉल्व किए थे? सेक्शन बी में भी मैंने 46 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम्म। उसमें से भी 6-7 पकड़ लो, वो 80% श्योर था मैं, बाकी सब तो थे 37 के अराउंड, 38 के अराउंड वो कंफर्म थे क्वेश्चन। ओके ओके ओके। तो अभी सेक्शन बी में हम सबसे पहले आगे मॉड्यूल वाइज चलते हैं कि कौन से मॉड्यूल के लिए क्या तुमने किया था। ओके, तो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मॉड्यूल है, और उसमें नेटवर्किंग का भी पार्ट आता है। तो इसके मतलब इसके कितने क्वेश्चंस आए थे और क्या एग्जाम की लेवल थी? तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया था पर्टिकुलरली कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए? कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो बहुत ही बेसिक है, हम्म थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है उसे। हम्म। बस नेटवर्किंग का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया आई थिंक, तो वो भी वेस्ट ही चला गया नेटवर्किंग में से। अच्छा। मेरा थर्ड स्लॉट था 29th मॉर्निंग का। ओके ओके। तो एक ही क्वेश्चन था उसमें से। हाँ तो वो लेकिन। बहुत इजी है, वो तो एक बार 1-2 दिन आप अगर 3-4 दिन भी पढ़ लोगे तो हम्म। हो जाएगा वो। बेसिक अच्छा। कंसेप्ट है कंप्यूटर के पार्ट्स, सीपीयू के पार्ट्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज, रोम, रैम्स, वही सब। ओके ओके। तो इसके लिए कहाँ से प्रिपेयर, कोई यूट्यूब चैनल देखा था या फिर ऐसे थेरोटिकली टॉपिक वाइज सर्च करके? थियोरेटिकली किया था, यूट्यूब चैनल कुछ फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है, वो हम्म बहुत ही बेसिक थियोरेटिकल है सब। हम्म। तो सिलेबस के कॉपी के अनुसार आप लोग टॉपिक वाइज सर्च करो और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। और कहाँ से राइट। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व किए थे, कोई वेबसाइट? एमसीक्यू, हाँ वही सैन फाउंड्री और इंडिया बिक्स। ओके ओके ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल पे चलते, तो उसके क्वेश्चंस कैसे किस तरह के आए थे, कोई मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे या फिर नहीं, और कहाँ से प्रिपेयर किया था? न्यूमेरिकल्स तो आई गेस नहीं आए थे। हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हम्म वो इजी नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल के आते हैं क्वेश्चंस। तो हम्म गेट स्मैशर करके एक यूट्यूब चैनल है, हम्म उसका आप ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा प्लेलिस्ट करो तो इज मोर देन इनफ है। हम्म। पर क्वेश्चन वही इंडिया बिक्स और सैन फाउंड्री से कर सकते हो। ओके ओके। तो मैंने जहाँ तक सुना था गेट्स मैचर की थोड़ी प्लेलिस्ट बड़ी है, तो बच्चे इतने वीडियोस देखने हैं क्या, इसके सवाल रहते, तो तुमने पूरा देखा था तो या फिर टॉपिक वाइज देख मैंने तो रहे पूरा देखा था, क्योंकि थे? वैसे भी मेरा एम्बेडेड है, तो बाद में वो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कंसेप्ट डिटेल में तो आने ही वाले हैं। तो ओके हाँ आप हाँ। 2x पे डाल के देख सकते हो, टाइम है तो। और अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मतलब एक ही महीना बचा है, तो हम्म। फिर आप वो डिटेल सिलेबस कॉपी पढ़ लो, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा वीक है, या हम्म। फिर तो उस हिसाब से आप वो प्लेलिस्ट स्किप कर सकते हो कुछ वीडियोस। ओके ओके ओके। और एमसीक्यू तो वही मतलब वेबसाइट इंडिया बिक्स और हाँ सैमसंग वही। से सॉल्व किए? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते जो सी लैंग्वेज है, बहुत सारे बच्चे तो इसमें डरे हुए रहते हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है, होगा या नहीं होगा। कोई 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 सोचता है कि छोड़ देते सी लैंग्वेज को, नहीं पढ़ते। तो पहले तो ये बता दो कि मतलब कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्या लगता है तुमको? सी लैंग्वेज छोड़ना तो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। हम्म। अगर छोड़ के लकीली आपको मिल भी जाए कोई डिसेंट सा इंस्टीट्यूट, तो आपको फिर बाद में सीडैक में तो इशू आने ही आने वाले हैं। अगर आप आईटी में एंट्री कर रहे हो और सी लैंग्वेज छोड़ रहे हो, तो हम्म कुछ लॉजिक ही नहीं बनता इस बात का। तो सी हम्म लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी टाइम आप प्रिपरेशन के लिए देने वाले हो, मतलब या 2.5 या 3 मंथ्स है, तो हम्म मैं तो कहूंगा कि आधा टाइम सी और डेटा स्ट्रक्चर को दे दो। वो हम्म। एनीवेज आपको आगे भी यूज में आएगा, सीडैक के कोर्स के टाइम भी। राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मतलब तुम्हारा क्या था स्ट्रैटेजी, और मतलब यूजुअली क्या होता है जो स्टार्ट करता है सी लैंग्वेज, कोई भी स्टूडेंट हो, स्पेशली नॉन आईटी के स्टूडेंट जो होते हैं, तो इवन तुम्हारा ईएनटीसी था तो तुम भी लगभग नॉन आईटी में ही आते हो, राइट? तो क्या राइट। डर होता है कि भाई होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो तुमने कहाँ से किया था प्रिपरेशन, कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे या फिर?
अ, हाँ, तो मेरा वैसे मैंने जैसे मैंने पहले बताया, सी का तो मेरे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर थे। ऑफ कैंपस के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था, तब भी मैं सब सी से ही करता था। हम्म लेकिन जब वो मैंने एमसीक्यूज लगाए सारे, सैन फाउंड्री, इंडिया बिक्स, और जो प्रीकेट के एमसीक्यूज है उनके ट्विस्टर्स, हम्म वो हम्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म तो वो लगाने के बाद मुझे थोड़ा समझा कि ज्यादा प्रिपरेशन करना जरूरी है। वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं चलेगा, क्योंकि ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, हम्म पॉइंटर्स के, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो टाइप। तो हम्म फिर मैंने फिर से वो एक टेस्ट योर सी स्किल्स करके एक बुक है, हम्म। तो वो आप रेफर कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छी बुक है डेफिनेटली। तो मैंने वहां से भी किया था प्रिपरेशन, और एक एक टॉपिक लेके उसके एमसीक्यूज लगा ले। और हम्म। उसके बाद अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर वो फिर से इंडिविजुअल सर्च करके यूट्यूब या गूगल पे वो पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा। और ये जो डर होता है कि जो ट्विस्टर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जो एमसीक्यू में स्निपेट ज्यादा आते हैं ठीक, तो तुम्हारे इसमें कितने स्निपेट्स आए थे और तुम जब प्रिपरेशन कर रहे तो स्निपेट्स कैसे सॉल्व करते थे मतलब? हाँ, तो स्निपेट्स तो मैं अभी इस एग्जाम में शायद कुछ जो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आई थिंक 45% स्निपेट्स पकड़ सकते हैं हम लोग। हम्म। इतने भी ज्यादा नहीं थे। हम्म। तो स्निपेट्स के लिए क्या है, जो भी आउटपुट जो भी आने वाला है, तो हम्म पहले अगर आउटपुट पूछा है तो फिर वो प्रिंटफ की लाइन ढूंढो कहाँ पे, और उसमें क्या प्रिंट किया है एग्जैक्टली। हम्म क्योंकि वो क्या होता है, क्रिकेट के ही एमसीक्यूज में मैंने देखा है कि वो बहुत सारा कैलकुलेशन देते हैं कि ये इनिशियलाइज किया है, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया, लेकिन प्रिंटफ की लाइन में कुछ अलग ही प्रिंट करना होता है। तो हम लोग वो कैलकुलेशन करते जाते हैं और आंसर तो अलग ही आ जाता है। इसलिए पहले वो प्रिंटफ की लाइन में देखो कि क्या प्रिंट हो रहा है, इसको हम्म हिसाब से कैलकुलेट करना है फिर। हम्म। और यूजुअली यूजुअली ज्यादा डर होता है बच्चों को कि कोड देखते ही फिर पहले तो पसीना छूटता है स्टूडेंट्स को, मेनली नॉन आईटी के, कि कैसे हम्म। होगा। तो तुमने कुछ ट्रिक यूज किया था या फिर कैसे मतलब जब स्पेशली स्निपेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पहला हम्म। क्या था सोच की, मतलब जो तुमने पहले प्रिपरेशन थोड़ा किया था उसका फायदा तुमको जरूर हुआ होगा, राइट? राइट। हम्म। जरूर होगा। और अगर स्निपेट्स की बात करें तो आपको वो खुद से टाइप करने पड़ेंगे, खुद से सॉल्व करो, टाइप करो, और जो भी स्निपेट है अगर आपका आउटपुट आ जाता है आपके हिसाब से, तो हम्म फिर भी उसके साथ एक प्ले विद इट को चेंज करके देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखो क्या हो रहा है, तभी वो एग्जीक्यूट करोगे, तभी आपका वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। वो बुक में से पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन इवन मैं भी वही कहते रहता हूँ कि तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से कोड नहीं लिखोगे, तुमको कोड का फ्लो नहीं समझेगा कि कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है। या है, सी के एग्जैक्टली। लिए तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। और पर्टिकुलरली वेबसाइट वगैरह में तुमने वही मतलब सैन फाउंड्री इंडिया बिक्स वहीं से सॉल्व हाँ, किया थैंक। एमसीक्यू तो वही से, सन फाउंड्री, इंडिया फिक्स, ऑल इंडिया एग्जाम। ओके ओके। तो अभी आगे 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 बढ़ते और आगे बात करते उप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो उप्स के लिए पूरा सी प्लस प्लस पढ़ लिया था या फिर उप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, कैसे कैसे किया नहीं था? नहीं, पूरा सी प्लस प्लस तो नहीं पढ़ा। हम्म मतलब जो लगभग तो सिमिलर ही है, जो जो भी चेंजेस है सी और सी प्लस प्लस के, वो बस एक बार देख सकते हो। हम्म और उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, थियोरेटिकल जो भी है। हम्म उसमें से ज्यादा कुछ कोड का नहीं आता, स्निपेट्स वगैरह आए तो भी वो बेसिक से ही आते हैं मतलब। हम्म। तो कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो जो भी सारे उसके क्लास और इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, हम्म। तो प्रॉब्लम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। वो सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट। और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अगर कोई पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है, उसके बाद अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहा है तो कितना इफेक्ट होता है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने ही है, बाद में प्रैक्टिस करना ही नहीं, है? एमसीक्यू तो 100% सॉल्व करने ही चाहिए। बिना एमसीक्यू के तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल ना आपको मतलब हम पढ़ते हैं तब समझ में आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन हम्म एमसीक्यू जब सॉल्व करने जाओ तो समझ में आता है कि नहीं, उसमें कुछ ट्विस्टेड कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ हम्म अलग दो तीन कंसेप्ट मिक्स करके कुछ पूछा रहता है। तो हम्म। इसकी वजह से एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही चाहिए, एमसीक्यू स्किप नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। मतलब इम्पोर्टेंट है कि तुम ऐसे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते, इवन मैं बहुत सारे बच्चों को यही बोलते रहता हूँ मैक्सिमम टाइम की, तुम जितना पढ़ रहे हो उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकालो, लेकिन 1 आवर 2 आवर जितना भी होता है एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हो। राइट, एग्जैक्टली। हाँ। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। राइट राइट राइट। और तुमने कहाँ से मतलब उप्स के लिए कोई यूट्यूब चैनल वगैरह रेफर किया था, कहाँ से पढ़ा था? एजुकेशनल फॉर यू करके एक यूट्यूब चैनल है, वो मैंने रेफर किया था।
हम्म। लेकिन वो मतलब पूरा समझ ये सफिशिएंट नहीं बोलूंगा मैं। तो जो भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। ओके ओके। अभी आगे बढ़ते हैं और सॉरी। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस आए थे अराउंड, तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया था, इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर तो सी के बाद अगर इम्पोर्टेंट थे तो वो डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंबाइन दे सकते हैं। तो हम्म मैंने तो जेनी मैम के लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल पे है वो पूरा प्लेलिस्ट मैंने खत्म किया था। मेरे पास टाइम था, अगर किसी के पास टाइम नहीं है हम्म तो फिर आप बेसिक पढ़ सकते हो, क्योंकि हम्म वो लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट है जेनी मैम की वो तो बहुत डिटेल में है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन, डिलीशन, हम्म बिगिनिंग, हम्म एट एंड। हम्म तो टाइम है तो करो, क्योंकि एनीवेज वो आपको बाद में यूज में आने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर कोई भी सीडेक का कोर्स उठा लो उसमें तो डेटा स्ट्रक्चर होने ही वाला है। तो राइट वो राइट। करते हैं तो अच्छा है, टाइम नहीं है तो आप बाकी की वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके ओके ओके। तो मतलब कंसेप्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और डेटा स्ट्रक्चर कहाँ तक, क्वेश्चंस कहाँ तक पूछे गए थे, ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आए थे या फिर ट्री तक ही पूछे गए थे। नहीं, ग्राफ के तो क्वेश्चन नहीं थे, ट्री तक ही थे, लेकिन शायद प्रीवियस ईयर में ग्राफ के क्वेश्चन कुछ आए थे, मतलब बेसिक से आए थे लेकिन आए थे। तो मतलब इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, डिटेल में नहीं, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, डबल ई लिंक लिस्ट क्या होता है। वो अगर हम्म आपके माइंड में क्लियर है कि क्या क्या हो रहा है, वो हम्म कोड नहीं पूछने वाले कि इम्प्लीमेंट करके बताओ इंसर्शन डिलीशन का, हम्म लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी क्वेश्चन आए थे। हम्म। वो एक टेबल है, वो भी आप आपके हिसाब से याद रख सकते हो। ओके ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो जो टाइम, टेबल आता है हर शॉट के लिए या हाँ, फिर सर्फिंग के लिए, राइट। वो बस एक बार मतलब अच्छे से याद करके रखो तो हम्म। कुछ इश्यू नहीं है। ओके ओके ओके। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो जनरली डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को। हमने सेक्शन बी का प्रिपरेशन का बात कर लिया। ओके, सेक्शन सी, जैसे शार्दुल सेक्शन सी एम्बेडेड के लिए एडमिशन ले रहा है अभी सनबीम में, क्योंकि रैंक 6 आया है। तो सेक्शन सी के लिए क्या प्रिपरेशन किया था, उसमें भी 3 मॉड्यूल है मुझे जहाँ तक याद है। माइक्रो राइट, माइक्रो प्रोसेसर है, डिजिटल आर्किटेक्चर, और एक कौन सा है तीसरा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड राइट राइट ऑर्गेनाइजेशन। राइट राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो तुम ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते नहीं तो मैं भी ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ इसके बारे में। तो तुम ही बता दो कि तुमने क्या किया था या फिर कुछ किया था, नहीं किया था, कैसे किया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं बात करूंगा पहले। तो हम्म वो तो मेरा क्या 11 12 भी वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो हम्म उसी टाइम के मैंने वो जो बुक्स है उसमें से पढ़ लिया हम्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। हम्म। तो आप वो कर सकते हो, अगर वो बुक्स नहीं है तो फिर गेट स्मैशर का आई थिंक एक प्लेलिस्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन वो बहुत बड़ी है। तो आप वो डिटेल सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स है वो कर सकते हो वहाँ से। ओके ओके। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो वंस कॉम्प्लीमेंट ये सब डिजिटल में आता है ना। वंस हाँ हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट, टूस डिटेल कॉम्प्लीमेंट, में आता है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। माइनरी के सब वो कैलकुलेशन है वो आता है। हाँ और टाइमर्स और शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, वो एक टॉपिक है। तो हाँ। वो इम्पोर्टेंट है। डी फ्लिप फ्लॉप और ये रजिस्टर, राइट। और फुल एडर, एडर भी उसी में, एडर, हाफ एडर, फुल एडर। ओके ओके। वो सब और माइक्रो कॉम्बिनेशन। और माइक्रो प्रोसेसर में कितने क्वेश्चंस आए थे, उसका कहाँ से प्रिपरेशन किया था। माइक्रो प्रोसेसर्स का मेरा ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर था वैसे, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे इंटरव्यूज दे रहा था इसकी वजह से। हम्म वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप 8051, 8085 और 86 का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम्म 85 के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, लेकिन लास्ट टाइम आई थिंक 8086 के ऊपर क्वेश्चन आए थे। हम्म। तो दोनों ही प्रिपेयर करके जाना है आपको। अच्छा अच्छा। तो इसके पिन डायग्राम वगैरह उस पे भी सवाल आते हैं या फिर मतलब इन जनरल ही आते हैं, वो एएलयू वगैरह इसी पे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली तो जनरली वही आते हैं जनरल क्वेश्चंस, लेकिन इस टाइम पिन डायग्राम मतलब वो इंटरप्ट पिंस के उस पे क्वेश्चन आए थे दो तीन। तो पिन डायग्राम को पूरे अच्छे से समझना है। हाँ, ओके राइट राइट। ओके। और तुम्हें मतलब क्या पिन लगता नंबर नहीं याद रखने कि कौन सा नंबर पे कौन सी पिन है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये पिन यूज क्या है उसका।
ओके ओके। और तुमने कितने अटेम्प्ट किए थे सेक्शन सी में एग्जैक्टली? सेक्शन सी में भी मैंने 45 अटेम्प्ट किए थे, सेम। ओके ओके ओके। तो पर्टिकुलरली तुमने तीनों सेक्शन का मिला के तुम्हें तुम्हें 2.5 महीने लग गया, राइट? राइट राइट। इन जनरल अगर कोई सिर्फ सेक्शन ए बी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्हें कितना टाइम लगना चाहिए? अराउंड 2 मंथ्स? हाँ, 2 मंथ्स ओके हो जाएंगे। नहीं उसमें से आप। हाफ टाइम या फिर 3 वीक्स तो सी और डेटा स्ट्रक्चर को देना चाहिए। और हम्म बाकी बच्चे होंगे जो भी आपका मतलब आपका कुछ अगर टॉपिक रहा है या फिर कुछ टॉपिक में आप अच्छे हो, तो हम्म। उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टूडेंट की नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करते हैं। इसमें कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि यार नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए कितना हार्ड है सिकैट? बहुत हार्ड है, टफ है, या नहीं अगर कर लोगे तो हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? बहुत हार्ड तो नहीं कहूंगा, हम्म मॉडरेट ही है। और अगर आपको सीडेक करना है, मतलब आईटी में ही एंटर करने वाले हो, तो फिर हम्म सी और डेटा स्ट्रक्चर से तो भागना नहीं चाहिए। हम्म तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। हम्म। लेकिन हार्ड नहीं है, आप चाहे तो मतलब कर सकते हो, पॉसिबल है। ओके ओके। और ये जो चलता है कि प्रीकैट का कोर्स, तुमने क्यों प्लान नहीं किया था कि प्रीकैट करना है? नहीं, बहुत सारे बच्चों का वही होता है कि प्रीकैट कर लेते तो हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है, हम्म, कर लेना चाहिए या फिर खुद से करोगे तो भी हो जाएगा? तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रिकेट नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मैंने भी नहीं किया था। हम्म वो क्रिकेट करे बिना भी 2.5 मंथ्स में हो जाएगा। हम्म लेकिन अगर आपका मतलब इशू है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, सीधा हम्म स्टडी नहीं होता आपसे, हम्म कोई चाहिए डोमिनेट के लिए, तो हम्म फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन उसके बिना भी हो सकता है। ओके ओके, मतलब तुम्हारा तो कहना है कि अगर सेल्फ स्टडी कर लोगे तो भी हो जाएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी राइट तुमको फ्री कैट करना ही है, राइट? राइट राइट एग्जैक्टली। हाँ। तो अभी ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है गाइस, इट्स लाइक योर कॉल कि तुम अगर कितने डिसिप्लिन्ड हो और कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम खुद से कर लोगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ट्राई कर लो, मतलब पहले 15 दिन पढ़ के ट्राई करो तुम्हें कितना समझ आ रहा है। उसके बाद फिर डिसीजन ले सकते हो कि प्रीकैट कर लेना चाहिए, क्योंकि 15 डे में तुम एनालाइज करो कि तुमको कितना आ रहा है पढ़ने के बाद। राइट, अगर वैसे कर कॉन्फिडेंस सकते। नहीं है तो फिर कर सकते हो, राइट? राइट। ठीक है अभी। ओके, तो मुझे कुछ कुछ बच्चों को टिप्स दे दो कि माइंडसेट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम में बैठे हो तुम। तो क्या मतलब हम्म माइनस मार्किंग होती है एक, तो फिर उसमें क्या तुम्हारा सोच होना चाहिए कि यार मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करे या रिस्क ले सकते हैं, कहाँ तक लेना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तो एग्जाम के टाइम पे तो मैं बताऊंगा कि पहले तो जो भी इजी क्वेश्चंस है, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के बाद जो भी इजी, मतलब पढ़ते ही आपको पता है कि आंसर क्या है, तो हम्म वो तो मार्क करके रखने हैं। हम्म और जो भी आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि वो मुझे आता ही नहीं है, मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर हम्म वो छोड़ दो, सोचना ही हम्म नहीं है उसके बारे में। हम्म और फिर बीच में रह जाएंगे जो मतलब याद तो है लेकिन कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ एनालिसिस करना है। हम्म वो तो उसमें एग्जाम ब्राउजर में एक बटन होता है कि मार्क फॉर रिव्यू, तो हम्म वो आप क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। तो हम्म फिर वो सबसे पहले तो वो जो इजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, वो हम्म पहले कर लो। जो हम्म भी एनालिसिस वाले वो मार्क फॉर रिव्यू कर लो, मतलब हम्म नेक्स्ट टाइम आप विजिट कर सकते हो वो क्वेश्चंस पे। हम्म तो एक बार इजी हो जाए तो फिर वो जो भी थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है, वो क्वेश्चंस पे जाना है और वो सॉल्व करने हैं। और हम्म फिर जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उसमें से फिर एक बार आप पढ़ सकते हो कि कुछ आ रहा है क्या, वरना फिर छोड़ना है। हम्म और आप जितने भी अटेम्प्ट कर रहे होगे ये 2 अटेम्प्ट्स के बाद, मतलब मार्क और रिव्यू वाले भी सॉल्व करने के बाद, अगर आपके 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम्म तो फिर आपको मतलब 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आप चांस ले सकते हो जो 80% श्योर है, हम्म। वैसे वाले क्वेश्चंस। और अब अगर जो आप मार्क 25 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, और उसमें से भी 10 आप ऐसे ही लगाने वाले हो, तो हम्म फिर वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव हो जाएगा फिर ज्यादा। ओके ओके। और अगर कोई श्योर नहीं है और 50-50% चांसेस है तो वो भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो वो भी डिपेंड्स कि आपने श्योर आपके ऑलरेडी। कितने हैं। हाँ। ज्यादा श्योर है आपके 40 के आसपास है, तो फिर 2 3 आप वैसे कर सकते हो। ओके ओके ओके। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि अगर कोई प्रिपरेशन करना है, कम समय बचा है, हो सकता है ये वीडियो लास्ट के वो 15 दिन में 20 दिन में देख रहा होगा, जो भी बंदा राइट। देख रहा है या फिर बंदी देख रही है। तो अगर कोई मॉड्यूल छोड़ना चाहिए तो क्या एडवाइस रहेगा कि कौन सा मॉड्यूल छोड़ दे? क्योंकि टफ तो सबको सी ही जाता है मेनली अगर देखा जाए। राइट। तो क्या लगता है कि मतलब उस टाइम पे तो सी छोड़ के तुम चांस ले सकते हो, कम समय बचा है, तो तुम्हें क्या लगता है उसके ऊपर?
नहीं, सी तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा छोड़ने के लिए। हम्म आप वो कंप्यूटर फंडामेंटल और क्या नेटवर्किंग वाला पार्ट एक बार स्किप कर सकते हो, हम्म हम्म अगर मतलब बहुत ही टाइम कम है तो। लेकिन हम्म सी तो नहीं स्किप करना चाहिए। हम्म 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 और एप्टीट्यूड आप कर लो, फिर वो लॉजिकल और इंग्लिश का थोड़ा इग्नोर करोगे तो भी चल जाएगा। हम्म। तो वो तो मतलब वैसे भी इजी होता है, इतना टफ भी होता नहीं है, हाँ। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं। ओके, तो लास्ट सवाल है, जो नेक्स्ट बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इनके लिए तुम्हारी तरफ से कुछ भी टिप्स देना चाहो, क्या करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ भी टिप्स तुम्हें जो लगता है कि भाई जो काम आएगा स्टूडेंट्स को और तुम्हें जो हेल्प किया है एग्जैक्टली अच्छा रैंक स्कोर करने में। Right. तो मैं तो कहूँगा पहले तो डिटेल सिलेबस डाउनलोड करो, हम्म जो भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट पे। हम्म और उसमें से फिर आपको एक रोड मैप बनाना है। उससे पहले आप वो आईटी वर्ल्ड के चैनल पे जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के ऐसे वीडियो है वो आप देख सकते हो। हम्म जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आप अपने हिसाब से चेंज करिए। हम्म तो फिर वो रोड मैप बनाइए, प्लान करिए। अगर प्लान नहीं है तो फिर इश्यू होगा। हम्म आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर 2 महीने बचे हैं तो उसमें से कौन से दिन में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। अगर हम्म रोज सुबह आप उठ के कहोगे कि नहीं आज तो मैं ये करता हूँ, वो मॉड्यूल का ये पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं। आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि आप कल क्या करने वाले हो, हम्म तभी आपका स्मूथली चला जाएगा। हम्म आपके पास पूरा टाइम है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से आप 10-11 घंटे भी पढ़ सकते हो। वैसे भी कुछ है नहीं तो ज्यादा करोगे तो अच्छा ही होगा। एग्जैक्टली। लेकिन तो मेरा प्लान लेकिन होना चाहिए, प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लानिंग है तो फिर वो सीक्रेट आपका आराम से निकल जाएगा। ओके। ओके, तो हमने लगभग क्वेश्चंस और सभी सवाल कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर गाइज आप लोग के कुछ भी डाउट्स बचते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट में पूछ सकते हो। तो वहाँ से मैं या फिर शार्दुल वीडियो आने के बाद हम लोग आपको आंसर ज़रूर कर देंगे, आप अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो। ओके, बाकी आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहाँ से सबको हेल्प मिलती है ज़्यादातर। उसके भी लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरा एक पेज है आईटी वर्ल्ड का, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आप कुछ पर्सनल डाउट्स है तो मुझे वहाँ डीएम करके पूछ सकते हो। तो शार्दुल, थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? अ, तो मेरे अप्रिसिएशन रहेगा आईटी वर्ल्ड चैनल को ही, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्प उन्हें आपने ही किया है। हाँ क्योंकि हाँ। सीडैक अगर आप वैसे डायरेक्टली सर्च करोगे तो ज्यादा कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है हम्म गूगल पे। मतलब कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, सिलेबस भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आईटी वर्ल्ड को मैं थैंक्स कहूंगा, थैंक यू फॉर दैट थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। ओके ओके, थैंक यू टू यू शार्दुल कि तुमने आके यहाँ पर मतलब शेयर किया मेरे साथ आपकी स्ट्रैटेजी। तो चलिए गाइज, वीडियो देख देख ले, अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।